हेलो एवरीवन, दिस इज द सेकेंड वीडियो ऑन केमिकल काइनेटिक्स। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था केमिकल काइनेटिक्स में कि हम क्या पढ़ते हैं केमिकल काइनेटिक्स में। उसमें हमने डिस्कस किया था कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है और कौन सा फैक्टर है। तो हमने एक फैक्टर वहां पे डिस्कस किया था, दैट इज कंसंट्रेशन, और वहां पे हमने एक और टॉपिक पढ़ा था, दैट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। साथ ही हमने मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन भी वहां पे डिस्कस किया था। तो आपने अगर अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूं, आप वहां से वो वीडियो देख सकते हैं। अब हम चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पे, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। तो ये है इंटीग्रेटेड रेट लॉ। अब ये इंटीग्रेटेड रेट लॉ होता क्या है, तो बेसिकली एक जनरल आइडिया दे देता हूं आपको। तो आपको मैंने लास्ट लेक्चर में रेट ऑफ रिएक्शन और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में बताया था। तो होता क्या है कि कोई रिएक्शन हो रही है, किसी रेट से कोई रिएक्शन हो रही है, तो रेट ऑफ रिएक्शन जरूरी नहीं है कि थ्रू आउट द रिएक्शन सेम रहे, वो कभी ज्यादा हो सकता है, कभी कम हो सकता है। वो डिपेंड करता है कंसंट्रेशन पे, यानी कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे, जो कि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। अब अगर आपको किसी पर्टिकुलर टाइम पे, मान लेते हैं आपने कोई रिएक्शन स्टार्ट की, किसी पर्टिकुलर टाइम पे अगर आपने कंसंट्रेशन पता करना है कि किसी पर्टिकुलर टाइम पे, यानी कि 5 मिनट बाद रिएक्टेंट का कितना कंसंट्रेशन बचा है, या 10 मिनट बाद कितना बचा है, या 15 मिनट बाद कितना कंसंट्रेशन बचा है, या उसी तरीके से आपको ये बताना है कि जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है वो हाफ कितने टाइम में हो जाएगा, या 10% कितने टाइम में रह जाएगा, यानी कि इतनी रिएक्शन कितने टाइम में हो जाएगी। तो उसके लिए आपको रेट लॉ, इंटीग्रेटेड रेट लॉ की जरूरत पड़ती है। अब इंटीग्रेटेड से ना आपको एक चीज पता चल रही होगी कि इसका मतलब यहाँ पे हम इंटीग्रेशन करते हैं। अब अगर हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो वहां पे क्वेश्चन यही आता है कि हम इंटीग्रेशन क्यों कर रहे हैं, हम डायरेक्ट फॉर्मूला क्यों नहीं यूज करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन से, दैट इज चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, करेक्ट। तो वहां से चेंज इन कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन, फाइनल माइनस इनिशियल, या आप रिएक्टेंट की बात करें तो इनिशियल माइनस फाइनल होता है अपॉन टाइम। अगर टाइम हमको पता है तो मैं किसी भी टाइम पे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन पता कर सकता हूं। लेकिन हम ये इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो थ्रू आउट द रिएक्शन सेम नहीं रहता है, और इसीलिए जरूरी नहीं है कि वो सेम रहे, और इसीलिए हमको क्या करना है, ये इंटीग्रेटेड रेट लॉ से इंटीग्रेशन करके हमको पता करना होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंटीग्रेटेड रेट लॉ किसके लिए, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो आपको इंटीग्रेटेड रेट लॉ मैंने बता दिया। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंटीग्रेटेड रेट लॉ। इंटीग्रेटेड रेट लॉ किसके लिए, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो इंटीग्रेटेड रेट लॉ की बात करते हैं फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम इंटीग्रेटेड रेट लॉ की बात करते हैं। अब मान लेते हैं कोई रिएक्टेंट है R और वो बनाता है एक प्रोडक्ट P, करेक्ट। तो अगर ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो आप यहां पे कह सकते हो कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर जीरो, क्योंकि उसकी पावर क्या होती है, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। अब जीरो ऑर्डर है तो पावर जीरो हो जाएगी, सिंपल सी बात है, रिएक्टेंट R है। तो रेट ऑफ रिएक्शन का आपने फॉर्मूला पढ़ा था, दैट इज माइनस dR/dt, यानी कि चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू, अब इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हम हटा देते हैं यहां से, तो वो क्या हो जाएगा, K इंटू R, R रेस्ट पावर जीरो, वो तो 1 हो जाएगा। तो यानी कि माइनस dR/dt चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये हो गया K। K क्या है, रेट कांस्टेंट है। यानी कि एक चीज हमको पता चल गई कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन थ्रू आउट द रिएक्शन हमेशा क्या रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है। और इसीलिए क्योंकि ये रिएक्शन में, इस रिएक्शन में हमेशा रेट ऑफ रिएक्शन कांस्टेंट होता है, तो इसके लिए सारी कैलकुलेशंस आपके लिए बहुत इजी हो जाती हैं। तो यहां पर अब क्या हो जाएगा, माइनस dr एक तरफ कर देते हैं इज इक्वल टू K dt, और यहां पे हम क्या करेंगे, अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। तो जब आपको पता है, लास्ट ईयर आपने पढ़ा है, जब भी हम इंटीग्रेट करते हैं तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट आता है, तो इंटीग्रेशन ऑफ माइनस dr इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ K dt। अब देखिए माइनस माइनस साइन तो बाहर रहेगा, dr यानी कि ये कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है, तो दैट विल माइनस dr, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, दैट इज इसका कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, R, तो माइनस R हो जाएगा इक्वल टू K तो कांस्टेंट है, तो dt का इंटीग्रेशन हो जाता है T, तो क्या हो जाएगा KT, और साथ में इंटीग्रेशन कांस्टेंट भी आएगा प्लस C। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूछते हैं कि जो हम इंटीग्रेशन कांस्टेंट लिखते हैं वो हम इस तरफ लिखते हैं, इधर भी तो हमने इंटीग्रेशन किया तो इस तरफ भी एक कांस्टेंट आना चाहिए, वो क्यों नहीं आता है। तो बहुत सिंपल है कि एक्चुअल में इस तरफ भी कांस्टेंट आता है, इस तरफ भी कांस्टेंट आता है, दोनों कांस्टेंट टर्म्स हैं, दोनों प्लस C1 मान लेते हैं इधर, प्लस C2 मान लेते हैं,
और फिर हम दोनों कांस्टेंट्स को एक तरफ लिख लेते हैं, C1 माइनस C2 या C2 माइनस C1 जो भी आएगा वो भी एक कांस्टेंट होगा। तो उन दोनों कांस्टेंट को मिला के जो कांस्टेंट बनता है वो C है। तो इसलिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको दोनों तरफ लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो एडजस्टेबल है। आपने एक तरफ ऐड किया, आप उसको दूसरी तरफ शिफ्ट कर सकते हो, तब भी वो वैल्यूज दोनों का सम या डिफरेंस भी कांस्टेंट रहेगा। तो उस कांस्टेंट को हमने C मान लिया, तो इसीलिए आपको दो कांस्टेंट्स लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे, इस कांस्टेंट की वैल्यू पता करेंगे कि इस कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है। अब कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए आपको कोई कंडीशंस पता होनी चाहिए कि किसी पर्टिकुलर टाइम पे कंसंट्रेशन कितना था। तो बड़ा सिंपल है कि एट टी इक्वल टू जीरो, यानी कि जब टाइम जीरो था, यानी कि शुरू में जो आर की वैल्यू थी, यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट था, उसको मैं डिनोट कर रहा था आर नॉट से। यानी कि आर नॉट क्या हो गया आपका, आर नॉट हो गया आपका इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट क्या हो गया, आर नॉट हो गया। बड़ा सिंपल सा ये फैक्ट हो गया। अब इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 1, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 1, और हम एक काम करते हैं, पुटिंग वैल्यू ऑफ आर नॉट, पुटिंग वैल्यू ऑफ टी एंड आर, टी और आर की जो वैल्यू है इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो क्या मिल जाएगा हमको यहां से, जरा वैल्यू पुट करें तो माइनस ये हो जाएगा आर नॉट इज इक्वल टू के इंटू टी, टी कितना है 0 है, प्लस सी, और यहां से आपको सी मिल गया इंटीग्रेशन कांस्टेंट, दैट इज सी इज इक्वल टू माइनस आर नॉट। नाउ अगेन पुटिंग वैल्यू ऑफ सी, सी की वैल्यू वापस पुट कर देते हैं, कहां, वैल्यू ऑफ सी कहां पुट करें, इन इक्वेशन, क्योंकि तो कांस्टेंट है तो हमेशा वही रहेगा, इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में वापस पुट कर लेते हैं। तो क्या मिल जाएगा हमको यहां से, माइनस आर इज इक्वल टू के टी माइनस आर नॉट, सी की वैल्यू क्या रख देनी है, आर नॉट रख देनी है। तो आप आर नॉट को एक तरफ कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा, आर नॉट उधर जाके प्लस हो जाएगा, माइनस आर इज इक्वल टू के टी, और यू कैन से टी इज इक्वल टू आर नॉट माइनस आर, यानी कि इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस कंसंट्रेशन एट टाइम टी डिवाइडेड बाय के क्या है, रेट कांस्टेंट है। यहाँ पे मैंने आपको रेट कांस्टेंट की वैल्यू भी बताई थी, यूनिट बताई थी कि ये अलग अलग ऑर्डर के लिए अलग अलग होती हैं। तो जो टाइम है, किसी पर्टिकुलर टाइम पे अगर कंसंट्रेशन आर है तो वो टाइम की जो वैल्यू है टी इज इक्वल टू क्या होता है, आर नॉट माइनस आर बाई के। तो अगर आपको ये पता करना है कि 50% रिएक्टेंट कितने टाइम में कितना परसेंट हो जाएगा या कितना रिएक्टेंट बच जाएगा, तो आप यहाँ से फॉर्मूला यूज करके, हाँ आपको उसके लिए के की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो बड़ा सिंपल सा ये इसका डेरिवेशन था कि इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन आता कैसे है यहाँ पे। तो इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन एक्चुअली है किस चीज़ के लिए, कि आप किसी पर्टिकुलर टाइम पे कंसंट्रेशन बता सको रिएक्टेंट का कितना रहेगा या कितनी रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी, या फिर उल्टा कि अगर आपको बताना है कि रिएक्टेंट इतना पर्टिकुलर 50%, 20%, 80% कितने टाइम में रह जाएगा या रिएक्शन इतनी कितने टाइम में कंप्लीट हो जाएगी, तो वो आप पता कर सकते हो। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब ये चीज़ तो थी किससे रिलेटेड, ये था आपका जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन। अब हम एक और टर्म पे आते हैं, किसके लिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। किसके लिए, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। बड़ा आसान सा टॉपिक है ये भी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो देखिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे बड़ा सिंपल है। क्या करेंगे, सेम मान लेते हैं रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट कोई प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है पी, तो यहाँ पे क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ आर रेस्ट पावर 1, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेस्ट पावर 1। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, माइनस डी आर बाय डी टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन यही होता है माइनस डी आर बाई डी टी, और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हो गया के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ आर रेस्ट पावर 1। अब यहाँ पे आर वाली टर्म्स एक तरफ कर देते हैं, टी वाली टर्म्स एक तरफ कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, माइनस डी आर बाई आर इज इक्वल टू के डी टी। नाउ अब हम क्या करने वाले हैं इसमें, अगेन इंटीग्रेटिंग, सेम जैसे लास्ट में क्या था, इंटीग्रेटिंग, यहाँ पे वही काम करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। तो इंटीग्रेट करके देखते हैं दोनों तरफ, तो क्या हो जाएगा, माइनस डी आर बाय आर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ के डी टी। तो सेम यहाँ पे भी करेंगे हम। आपको पता होगा 1/x या डी आर बाई आर डी एक्स बाई एक्स, उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग, यानी कि यहाँ पे लॉग नेचुरल आ जाएगा, माइनस एल एन आर, इसका लॉग नेचुरल होता है। ध्यान रखना कि अगर आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा इंटीग्रेशन डी एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू क्या होता है,
log x, log नेचुरल x। तो ये फॉर्मूला आपने क्लास 11th में भी पढ़ा होगा, तो यहाँ पे काम आ जाता है आपके मैथ्स में, तो कई बार आपने पढ़ा है। हाँ, मैथ्स में आप log लिखते हो क्योंकि मैथ्स में log नेचुरल को log ही लिखा जाता है। यहाँ पर हम उसको ln से डिनोट करते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि इसका बेस क्या है। तो इसका बेस e होता है, ये चीज़ आप ध्यान रखें। और ये इज इक्वल टू क्या हो जाता है, ये इक्वल टू होता है k तो कांस्टेंट है, और इंटीग्रेशन ऑफ dt क्या हो जाएगा t, तो kt प्लस ये हो जाएगा c हो गया इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अगेन अब हमको क्या करना है, इसको अगेन इक्वेशन 2 मान लीजिए आप। तो इक्वेशन 2 इसको मान लिया, और हम क्या करेंगे, वही हमको c की वैल्यू पता करनी है, तो यहाँ पे भी सेम वही काम करेंगे कि एट t इक्वल टू 0 कंसंट्रेशन ऑफ r इज इक्वल टू r नॉट, यानी कि इनिशियल कंसंट्रेशन यहाँ पे भी क्या ले लिया, r नॉट ले लिया। तो वही करेंगे, पुटिंग वैल्यू, इसकी वैल्यू ऑफ t एंड r कहाँ पे, इन इक्वेशन 1 में पुट कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, माइनस ln, r की जगह पे क्या रखना है, r नॉट इज इक्वल टू k इंटू टी की जगह पे क्या रखना है, 0 प्लस c। यहाँ से मुझे मिल रहा है c इज इक्वल टू माइनस ln r नॉट, और अगेन पुटिंग द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन 1, पुटिंग वैल्यू ऑफ c, अगेन वापस वैल्यू ऑफ c इक्वेशन 1 में रख देते हैं, ऑफ c इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में रख के देखेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस ln r इज इक्वल टू के टी प्लस की जगह यहाँ पे क्योंकि प्लस c है तो c को क्या लिखना है, माइनस ln r नॉट। अब ये ln r नॉट को लेफ्ट हैंड साइड में भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, ln r नॉट माइनस ln r इज इक्वल टू के टी, और आप कह सकते हो r नॉट माइनस r इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्योंकि log a माइनस log b क्या होता है, log a बाई b। तो यहाँ पे देखिए बड़ा सिंपल सा आप काम करोगे, log a बाई b इसको लिख लोगे और k को उधर डिवाइड कर लोगे, तो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, t इज इक्वल टू 1 बाई k ln r नॉट बाई r। और आपको पता है कि अगर आप इसका बेस चेंज करते हो, बेस 10 करते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2.303 ये log हो जाएगा बाई k log r नॉट बाई r। तो ये हो गया आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन। काफी सिंपल सा ये रेट लॉ एक्सप्रेशन भी आपके पास था। अब हम एक काम करते हैं, अब हम क्या काम करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन क्या होती है। तो यहां पे ध्यान रखिए, रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के, और यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती है, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन कांस्टेंट होता है। अब हम बात करते हैं हाफ लाइफ की, कि हाफ लाइफ नाम की चीजें होती क्या एक्चुअली। तो नेक्स्ट टॉपिक आपके पास हाफ लाइफ। देखिए हाफ लाइफ एक्चुअली मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि मान लेते हैं कोई रिएक्शन है, उसको कंप्लीट होने में 1 घंटा लग रहा है, तो 30 मिनट्स हाफ लाइफ हो गई, यानी कि जितना टाइम में वो कंप्लीट हो रही है रिएक्शन, उसका जो आधा टाइम होगा वो हाफ लाइफ हो जाएगा। तो ये कंप्लीटली गलत है एक्चुअली, इसको हम हाफ लाइफ नहीं कहते हैं। बेसिकली हाफ लाइफ होती क्या है, हाफ लाइफ वो टाइम इंटरवल होता है जिस टाइम इंटरवल में जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है वो इनिशियल कंसंट्रेशन के हाफ हो जाएगा। यानी कि जितना शुरू में था, मान लेते हैं शुरू में किसी भी रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन था 100 मोल पर लीटर या 10 मोल पर लीटर मान लेते हैं, और 10 मोल पर लीटर से हाफ यानी कि कितना हो गया, 5 मोल पर लीटर तक आने में उसको जितना टाइम लगेगा दैट इज हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन। अब आपको भले ही यहाँ पे ये लग रहा होगा कि दोनों एक ही चीज तो है कि 10 मिनट, अगर मान लेते हैं 10 से 5 आने में उसको 30 मिनट्स लगे, तो फिर 5 से 0 होने में भी 30 मिनट्स लगेंगे, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। ऐसा किसी केस में हो सकता है, वो भी हम डिस्कस करेंगे कि किस केस में ऐसा हो सकता है, लेकिन हर केस में ऐसा नहीं होता है कि अगर 10 से 5 तक आने में उसको सेम टाइम लग रहा है तो 5 से 0 तक आने में भी उसको सेम टाइम लगे, ऐसा हर केस में होना जरूरी नहीं है। तो इस चीज का आप ध्यान रखिए कि पूरी रिएक्शन का जो हाफ टाइम होता है वो अलग चीज हुई, दैट इज नॉट हाफ लाइफ। हाफ लाइफ क्या हुई, हाफ लाइफ वो टाइम हुआ जिस टाइम में जो कंसंट्रेशन है वो हाफ हो जाता है इनिशियल कंसंट्रेशन के। तो यहाँ पे जब हम डिस्कस कर लेंगे तब आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो हाफ लाइफ आपको पता चल गई कि जो इनिशियल कंसंट्रेशन है उसका हाफ, इसको हम जनरली बेसिकली डिनोट कर सकते हैं टी सबस्क्रिप्ट में हाफ, टी हाफ से। तो पहले किसके लिए देखते हैं, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। किसके लिए देखते हैं, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ का
केस देखते हैं कि किस तरीके से होता है। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए आपको पता है, केस कंडीशन पता है आपको, टी का फॉर्मूला क्या होता है, टी इज इक्वल टू आर नॉट माइनस आर बाय के। ये तो आपने अभी पढ़ा, अभी हमने डिस्कस किया था। नाउ अब ये क्या कहता है कि एट हाफ लाइफ, यानी कि जब एट टी इज इक्वल टू टी हाफ, टी इज इक्वल टू टी हाफ, आर इज इक्वल टू कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, दैट इज हाफ ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन। यही तो बोला है कि हाफ लाइफ यानी कि टी हाफ होता क्या है, वो टाइम होता है जिसमें कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो है वो इनिशियल कंसंट्रेशन के हाफ रह जाता है, यानी कि आर नॉट बाई 2 हो जाएगा। नाउ अब ये टी हाफ, टी और आर की वैल्यू यहां पुट करते हैं हम लोग, तो क्या हो जाएगा, इसका मतलब टी हाफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी हाफ इज इक्वल टू आर नॉट माइनस आर की जगह पे क्या रखना है, आर नॉट बाई 2 डिवाइडेड बाई के। और अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, टी हाफ इज इक्वल टू आर नॉट माइनस आर नॉट बाई 2, यानी कि आर नॉट बाई 2, तो ये हो जाएगा आर नॉट बाई 2 के। तो ये आ गया आपका हाफ लाइफ। यानी यहां पे आप क्लियरली देख सकते हो टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे हाफ लाइफ डिपेंड करती है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स में कंफ्यूज हो जाएंगे कि हम अभी बात कर रहे थे कि रेट ऑफ रिएक्शन, तो वहां पे हम बात कर रहे थे रेट ऑफ रिएक्शन। जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती है उसका जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो कांस्टेंट होता है। ध्यान रखिए, किस रेट से रिएक्शन हो रही है दैट इज कांस्टेंट। हाफ लाइफ मतलब कितने टाइम में वो हाफ हो जाएगा वो कांस्टेंट नहीं है, वो डिपेंड करता है इनिशियल कंसंट्रेशन पे। अब क्यों डिपेंड करता है, हाउ डज इट मेक सेंस, चलो डिस्कस कर लेते हैं। क्योंकि देखिए आपको यहां पे पता है कि जो इनिशियल कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट का, अगर रेट ऑफ रिएक्शन, क्योंकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, कांस्टेंट है, यानी कि जो जिस रेट से रिएक्शन हो रही है थ्रू आउट द रिएक्शन वो सेम रहेगा, सेम रेट से रिएक्शन होती जाएगी, यानी कि हर पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में सेम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट यूज होता रहेगा। अब एक सिंपल सी चीज है, जब रेट ऑफ रिएक्शन, जब रिएक्शन सेम स्पीड से हो रही है, सेम रेट से हो रही है, तो एक सिंपल सी चीज है कि अगर आपके पास कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है तो उसका आधा होने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, और अगर कंसंट्रेशन बहुत कम है, यानी कि देखिए अगर सेम रेट से रिएक्शन हो रही है तो अगर रेट इनिशियल कंसंट्रेशन 10 है तो 10 से 5 आने में उसको ज़्यादा टाइम लगेगा, और अगर 5 है तो 5 से आधा होने में, यानी कि 5 से 2.5 होने में या 2 से 1 होने में उसको कम टाइम लगेगा। क्यों, क्योंकि कंसंट्रेशन कम है रिएक्टेंट का तो वो कंज्यूम भी जल्दी हो जाएगा, और कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो कंज्यूम भी स्लोली होगा, क्योंकि वो सेम रेट से कंज्यूम हो रहा है, उससे रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। और इसीलिए जीरो ऑर्डर रिएक्शन की जो हाफ लाइफ होती है, ध्यान रखना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इनिशियल कंसंट्रेशन के। अब आपको सरप्राइज कहां होगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में। चलिए यहां पे भी देख लेते हैं किसके लिए, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो ये तो हमने किया जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, देखिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, तो देखिए क्या होता है फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो आपने पढ़ा है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के केस में क्या होता है, जो T इक्वल टू क्या होता है, T इक्वल टू होता है 2.303 बाई के लॉग आर नॉट बाई आर। और यहां पे भी हम वही काम करने वाले हैं, क्या काम करने वाले हैं कि एट T इक्वल टू टी हाफ R इज इक्वल टू आर नॉट बाई 2। तो ये बार बार लिखने की वैसे जरूरत नहीं होनी चाहिए। तो यहां से क्या हो जाएगा 2.303 बाई के लॉग आर नॉट बाई आर, आर यानी कि आर नॉट बाई 2। अब यहाँ पे आप अगर ध्यान से देखें आर नॉट गए यहाँ से, तो T इज इक्वल टू टी यानी कि टी हाफ इज इक्वल टू, क्योंकि T की जगह पे टी हाफ रखना था, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2.303 लॉग 2 बाई के। और ये कैन से कि टी हाफ इज इक्वल टू, अगर log 2 की वैल्यू होती है 0.301 तो ये लगभग आता है 0.693 बाई के। यानी कि जो हाफ लाइफ ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है वो केवल रेट कांस्टेंट पे डिपेंड कर रही है और इनिशियल कंसंट्रेशन पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं कर रही है। तो आप कह सकते हो हाफ लाइफ ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन। ये इनिशियल कंसंट्रेशन पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं कर रही है। अब ये अजीब सा क्यों हो रहा है, देखिए ऐसा क्यों हो रहा है। अब वहां पे देखिए रेट ऑफ रिएक्शन था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनिशियल मींस कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने का मतलब क्या है कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन जितना ज्यादा होगा रिएक्शन भी उतनी फास्ट होगी। अब यहाँ पे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम है तो रिएक्शन स्लो होगी, करेक्ट। तो अब यहाँ पे हो क्या रहा है कि जैसे शुरू में हाफ लाइफ, देखिए हाफ लाइफ क्यों नहीं डिपेंड करती है, तो एक एग्जांपल देता हूँ। शुरू में मान लेते हैं कंसंट्रेशन था 10,
करेक्ट। अब 10 से 5 आने में उसको कोई टाइम लगा, यानी कि मान लेते हैं 20 मिनट्स लगे। तो क्या हुआ कि अब जब रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन 5 हो चुका है, अगर मैं 5 इनिशियल कंसंट्रेशन मानूं तो 5 से 2.5 होने में, यानी कि हाफ होने में उतना ही टाइम लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि कंसंट्रेशन पे डिपेंडेंट नहीं है, केवल के की वैल्यू पे डिपेंडेंट है। के की वैल्यू किसी पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए तो सेम होती है, तो इसीलिए जितना टाइम उसको 10 से 5 होने में लगेगा, 5 से 2.5 होने में भी उतना ही टाइम लगेगा। अब आपका हो गया ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जब रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन ज्यादा था, यानी कि 10 था, तो उस समय रेट ऑफ रिएक्शन रहा होगा कुछ, जो कि डिपेंड कर रहा था, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था कंसंट्रेशन के। अब देखिए कंसंट्रेशन हाफ हो गया, यानी कि 5 हो गया। अब कंसंट्रेशन अगर 5 हो गया तो क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो भी हाफ हो जाएगा। यानी कि पहले रिएक्शन बहुत फास्ट हो रही थी, अब रिएक्शन स्लो हो जाएगी, हाफ स्पीड से होने लगेगी, हाफ रेट से रिएक्शन होगी। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो स्लो हो गया आगे चल के, जब वो 5 पे आया तो रेट ऑफ रिएक्शन हाफ हो गया। तो जितना रिएक्शन पहले 10 मिनट में हो रही थी, अब उसका हाफ ही हो पाएगी। और इसी वजह से ध्यान रखिए, इसी वजह से यहाँ पे ये सेम चीज हो रही है कि जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो है उसमें जो जैसे जैसे कंसंट्रेशन क्योंकि कम होता रहेगा, तो कंसंट्रेशन कम होने के साथ साथ रेट ऑफ रिएक्शन भी कम होता रहेगा। तो इसी वजह से जो हाफ लाइफ है वो डिपेंड नहीं करेगा कंसंट्रेशन पे, क्योंकि हाफ होने में वो हर बार सेम टाइम लेगा। क्योंकि अगर जो कंसंट्रेशन है अगर वो कम हो गया तो कंसंट्रेशन कम होने पे रेट ऑफ रिएक्शन भी कम होगा, और इसीलिए वो दोनों एक दूसरे को मैनेज कर लेते हैं। तो हाफ लाइफ कभी भी कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती है। आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो ये तो था आपके पास जो हाफ लाइफ है जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की। तो काफी अजीब सा केस है, तो इसको में कंफ्यूज नहीं होना है। मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों जो हाफ लाइफ है वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रही है फर्स्ट ऑर्डर में, लेकिन जीरो ऑर्डर में हाफ लाइफ कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रही है। जबकि रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है जीरो ऑर्डर का वो कांस्टेंट होता है, वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। फर्स्ट ऑर्डर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन के। तो इससे कंफ्यूज आपको बिल्कुल भी नहीं होना है। हम रेट ऑफ रिएक्शन की बात अलग कर रहे हैं, हाफ लाइफ अलग चीज हो गई। तो आई होप कि आपको इतनी चीज क्लियर हो गई होगी। अब हम एक छोटा सा टॉपिक और डिस्कस कर लेते हैं, वो है इन सारे जो आप लोग ये ग्राफ देख, ये जो हाफ लाइफ और अलग अलग जो डेरिवेशन देख रहे हैं, अलग अलग फॉर्मूले देख रहे हैं, जितनी भी आइडेंटिटीज हैं इनसे रिलेटेड ग्राफ आपके पास आ सकते हैं। तो ग्राफ के लिए देखिए सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ मिल जाएगी। सबसे पहले हमने ये फॉर्मूला डिराइव किया जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, दैट इज इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन। फिर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमने ये इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन ये डिराइव किया। हमने फिर जीरो ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ डिराइव किया, और फिर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमने हाफ लाइफ का फॉर्मूला डिराइव किया। तो किस तरीके से ये डेरिवेशन होंगे, तो आई होप कि आपको इतना तो समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कि ग्राफ्स की, कि ग्राफ कैसे बना सकते हो आप, ग्राफ कैसे प्लॉट कर सकते हो, और आपको प्लॉट करना हो या ना करना हो, ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो ये ग्राफ्स होते कैसे, पहले ये समझ लेते हैं। किस किस के बीच में ग्राफ प्लॉट किए जा सकते हैं। तो देखिए जनरली जब हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन की बात करते हैं, तो क्योंकि बाकी के ग्राफ जब आप प्लॉट करोगे तो थोड़ा सा वो डिफिकल्ट हो जाते हैं, तो पहले जीरो ऑर्डर रिएक्शन की हम बात करते हैं। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जब आप ग्राफ प्लॉट करोगे किस किस के बीच में, आपको प्लॉट करना है ग्राफ टाइम और कंसंट्रेशन के बीच में, करेक्ट। अब आप कहोगे इसके बीच में जब हम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं तो ये बनाएगा एक स्ट्रेट लाइन। किस तरीके से, इस तरीके से। अब आप कहोगे ऐसा क्यों, मैंने डायरेक्टली क्यों कर दिया ये, चलिए देख लेते हैं। तो R जो है आपका वाई एक्सिस पे है, और T जो है यानी कि कंसंट्रेशन वाई एक्सिस पे है, और टाइम जो है वो एक्स एक्सिस पे है। अब जो लाइन की इक्वेशन होती है कुछ इस तरीके से होती है कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। यहाँ पे C होता है y इंटरसेप्ट, यानी कि y एक्सिस को किस पॉइंट पे कट करता है, m होता है स्लोप, और y और x तो आपको पता है y कोऑर्डिनेट और x कोऑर्डिनेट। यहाँ पे y की जगह पे कौन है, r है, और x की जगह पे कौन है, t है। तो जरा इसको कंपेयर करते हैं इस फॉर्मूले से। यहाँ पे हमने फॉर्मूला लिखा हुआ है ऑलरेडी, तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, t यानी कि kt लिख सकते हो आप, kt इज इक्वल टू आर नॉट माइनस आर, और r को उधर ले जा दीजिए, r को इधर लेके जाके क्या होगा, क्योंकि वो कंपेयर करना है इसको, तो r को अगर आप इधर लेके चलते हो लेफ्ट हैंड साइड में तो r इज इक्वल टू, और t को जो है वो राइट हैंड साइड में, तो क्या हो जाएगा माइनस के टी प्लस आर नॉट। अब कंपेयर कीजिए, यहाँ पे कंपेयर कीजिए, तो r क्या हो गया, ये y हो गया, m t क्या हो गया, ये x हो गया, स्लोप क्या है m। तो स्लोप जो है स्लोप ऑफ द इक्वेशन, स्लोप ऑफ लाइन जो हो रहा है, क्योंकि लाइन की इक्वेशन हो रही है
y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो स्लोप कितना आ रहा है माइनस के बराबर आ रहा है, और जो y इंटरसेप्ट है वो आर नॉट है, यानी कि यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, आर नॉट हो जाएगी। तो क्योंकि ये लाइन की इक्वेशन बन रही है तो यहाँ पे आपको इस तरीके का क्वेश्चन दिया जा सकता है, आपको स्लोप पूछा जा सकता है कि ये क्या इंडिकेट कर रहा है, या आपको पूछा जाता है कि रेट कांस्टेंट क्या होगा। तो आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए आप ग्राफ किस तरीके से प्लॉट कर सकते हो। यही चीज अगर यही काम आप फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए करते हो तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए था, यही काम आप अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए करते हो, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए सेम चीज सेम ग्राफ आप प्लॉट करते हो, तो यहाँ पे देखिए लाइन वाला ग्राफ तो प्लॉट हो नहीं पाएगा, तो हम दो चीज कर सकते हैं, हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, यहाँ पे देखिए आर और यहाँ पे टी, इन दोनों के बीच में ग्राफ बनेगा। तो यहाँ पे आर और टी के बीच में बनाओगे तो ग्राफ थोड़ा डिफिकल्ट बनेगा, तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे हम बनाते हैं ग्राफ ln या log r और log t के बीच में हम बनाते हैं log r नॉट, या log r नॉट नहीं, log r और log t के बीच में ग्राफ प्लॉट, log t नहीं log r और t के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए t इज इक्वल टू कितना है 2.303 के, तो यहाँ से देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा के टी अपॉन 2.303 इज इक्वल टू, इसको उधर लेके चलते हैं, हो जाएगा log r नॉट बाई r, यानी कि log r नॉट माइनस log r, ये हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, हम एक काम करेंगे, यहाँ पे log r को एक तरफ कर देते हैं, log r ये इस तरफ चला जाएगा, log r इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, kt वाली टर्म को इधर लेके आ जाइए, kt बाई 2.303 प्लस यहाँ पे हो जाएगा log r नॉट, तो ये बन गई log r क्या है आपका y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करते हैं, तो y कौन है यहाँ पे, log r है, मैंने क्लियरली बताया था आपको। तो यहाँ पे जो स्लोप है माइनस हो जाएगा, ये स्लोप क्या आ रहा है, तो ये देखिए x जो है वो x क्या है, t है, x की जगह पे क्या है यहाँ पे t है, तो स्लोप क्या हो गया m, दैट इज माइनस के अपॉन 2.303, तो यहाँ पे जो स्लोप होगा, स्लोप कितना हो जाएगा इसका, स्लोप इज इक्वल टू माइनस के बाय 2.303, तो ये तो स्लोप बन गया। और c जो है y इंटरसेप्ट दैट इज log r नॉट, ये कितना हो जाएगा, log r नॉट हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, काफी इजी ये कॉन्सेप्ट था आपके लिए। तो ये इस तरीके से आप ग्राफ प्लॉट कर सकते हो। अब इस ग्राफ का यूज क्या है, जनरली आपको एग्जाम में क्वेश्चंस दे देगा या वहां पे ग्राफ प्लॉट करके बता देगा कि इसका स्लोप इतना है, और कुछ और क्वेश्चन पूछेगा, तो आपको स्लोप दिया हुआ है, यानी कि आपको k बाई 2.303 की वैल्यू पता है, और अगर जीरो ऑर्डर के लिए किया है तो वहां पे k की वैल्यू पता है। ध्यान रखना स्लोप इज इक्वल टू k नहीं होता है, स्लोप इक्वल टू माइनस के होता है, और यहाँ पे भी स्लोप इक्वल टू माइनस के बाई 2.303 होता है। या उसी तरीके से ग्राफ बनाएगा और पूछेगा कि ग्राफ का स्लोप क्या है, बाकी चीजें दे देगा, तो ग्राफ का स्लोप यानी कि क्या होता है, दैट इज माइनस के बाई 2.303 यहाँ पे और माइनस के यहाँ पे। अच्छा, एक और चीज आती है कि अगर यहाँ पे लॉग की जगह लॉग नेचुरल हो तो यहाँ पे फिर 2.303 लिखने की जरूरत नहीं है, स्लोप क्या हो जाएगा, माइनस के हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज, कोई भी डाउट्स हैं तो आप मुझे फेसबुक, कमेंट्स, इंस्टाग्राम कहीं पर भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, तो ये फैक्टर कंसंट्रेशन से रिलेटेड था। नेक्स्ट टॉपिक में हम अदर फैक्टर्स डिस्कस करेंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।